नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। आज के इस शो में हम बात करने जा रहे हैं एक अहम फैसले की, जिसमें 1 नवंबर से दिल्ली में BS4 गाड़ियां जो हैं उनकी एंट्री पर रोक लगाई गई थी। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ये रोक लगी थी, लेकिन अब एक नया अमेंडमेंट सामने आया है जिसके तहत ये फैसला जो है वो कुछ हद तक बदल दिया गया है और अब BS4 जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में एंटर कर सकती है, लेकिन किन शर्तों के साथ कर सकती है, इस बदलाव के पीछे क्या सोच है और ये इंडस्ट्री के लिए क्या इम्पैक्ट लाएगी। तो आज इन सब सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट AIMTC के प्रेसिडेंट डॉक्टर हरीश सब्बरवाल। जी हाँ, डॉक्टर हरीश सब्बरवाल एक ऐसी शख्सियत हैं जो देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की एक मजबूत आवाज है। डॉक्टर हरीश सब्बरवाल जो हैं वो हमेशा से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हित में सरकार के सामने जो ग्रुप लेवल है उसके चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो मुद्दे उठाते रहे हैं और हमेशा से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए काम करते रहे हैं। आज इनसे जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब और इस अमेंडमेंट को विस्तार से। तो चलिए करते हैं स्वागत अपने गेस्ट का। सबसे पहले तो डॉक्टर हरीश सब्बरवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। थैंक यू। सर, एक अमेंडमेंट अभी आया है, ये मेरे पास इसकी कॉपी है, मैं दिखाना चाहूंगी। ये अमेंडमेंट आया है और इसके बाद इसमें ऑर्डर नंबर 88 जी, इसमें अमेंडमेंट आई। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस अमेंडमेंट को एक बार आप समझाएंगे कि BS4 गाड़ियां जो है वो अब दिल्ली में एंटर हो सकती हैं। कितना अच्छा फैसला है और क्या बदलाव इस फैसले में है? देखिए, फैसला तो इसको क्या नाम देंगे, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारी एक बहुत ही प्रतिभाशाली CM रेखा गुप्ता जी, पंकज सिंह जी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिन्होंने इसको ठीक तरीके से जो पुरानी गलतियां या पिछली गलतियां या जल्दबाजी का पिछली सरकार ने निर्णय लिया था उसमें सुधार करने में उन्होंने बहुत ही व्यक्तिगत अपना योगदान दिया और इंसाफ की राह पे चले। हमारे लिए तो ये इंसाफ आया है, हमारे दिवाली मनाने के लिए एक तोहफा दिल्ली सरकार की तरफ से आया है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो अनुचित ना होगा। इस ऑर्डर के तहत CAQM ने एक बैन लगा दिया था कि Euro 4, Euro 3 यानी कि Euro 6 मानक के नीचे की जो भी गाड़ी है वो 1/11/25 यानी 1 नवंबर, एक हफ्ते बाद से दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगी जी। इसलिए एक बहुत बड़ी रोजगार को लेकर समस्या उत्पन्न होगी और नाइंसाफी भी हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट में हमें लाइफ मिली 15 साल। NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बीच दिल्ली की जनता NCR के पोल्यूशन के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ये लाइफ कर देगी 10 साल। हमने 10 साल भी इसको सहर्ष स्वीकार किया और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था। परंतु ये जो गाड़ियां 19 में रजिस्टर हुई, 20 में हुई, 20 के अंत तक हुई, अभी केवल 5 साल की लाइफ में आई हैं, 10 साल भी लाइफ पूरी नहीं हुई। और उसके दौरान आपको ये बताना बिल्कुल उचित होगा कि 20, 21 और 21-22 में हमारा समय खराब हुआ, कोरोना में ये गाड़ियां चल नहीं पाई, बहुत कम गाड़ियां चली। तो केवल इन गाड़ियों ने 10 साल में से 3 साल की लाइफ ली एक प्रकार से। और हमारे देश के इकोनॉमिक कंडीशन या हमारे ऑपरेटर्स का जो लोन EMIs हैं, बैंकों की जो हमारे रन की स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि 3 साल में गाड़ी फ्री हो पाए या 2 साल में गाड़ी अपनी कीमत निकाल पाए। तो गाड़ी 5 साल भी नहीं चली और इसको सड़कों से बाहर कर दिया जाए। दिल्ली में जहाँ पर उनके गोदाम है, उनके व्यावसायिक स्थान है, उनके ऑफिस हैं, उनके यार्ड्स हैं, जहाँ मेन बिजनेस करना है, दिल्ली को आवश्यक वस्तुएं पहुंचानी है, चाहे वो फल, फ्रूट, सब्जी, तेल, घी, दवाइयां ही क्यों ना हो, चाहे वो बाकी रोजमर्रा का सामग्री हो, ये सब हमारे ट्रक्स होते थे जिनको बैन किया गया, जिसमें Euro 4 की संख्या तकरीबन 60% थी। तो हम दिल्ली सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इसको गंभीर समस्या को आने वाली को 1 नवंबर से, जो पिछली सरकार कहना चाहिए केजरीवाल सरकार जो गलतियां करके गई, जो जल्दबाजी में निर्णय लेके गई, या हम समझते हैं अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से उन्होंने ये निर्णय लिए, गाड़ियां ज्यादा बिकवाने वालों के साथ मिलके या OEMs के साथ, मुझे कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी, तो वो एमिशन नॉर्म्स या प्रदूषण को कम न करने के बजाय इसकी गार्ब में कुछ और प्रमोट करने में लगे हुए थे। उस निर्णय को बीजेपी सरकार ने बखूबी सुधार किया। हमारा एक तरफ हमारा रोजगार देखा, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को ध्यान में रखा, उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखा, स्कूली बच्चों को ध्यान में रखा और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को ध्यान में रखा। तीसरी तरफ उन्होंने मेरे ख्याल से उनकी स्टडी टेक्निकल एस्पेक्ट्स, इसके पीछे जो ग्राउंड है जो बहुत जरूरी थी, जहां पर कहीं तकनीकी कमियां शायद मौत को भी मिली, सरकार को भी मिली, कि अभी सरकार भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं थी। तो इस फैसले को जल्दबाजी में
अप्लाई नहीं किया और हमारी जो दुहाई पुकार थी, जो हम इस फैसले को रुकवाना चाह रहे थे, उसमें हमें 1 साल का समय दिया। इसके आपके चैनल के माध्यम से इसका हम उनके लिए आभार प्रकट करते हैं। हाँ। सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि आप एक बार ये क्लियर कर दें कि अब ये मतलब साफ तौर पर सारे ड्राइवर समझ लें कि अब दिल्ली में एंटर हो सकती है BS4 गाड़ियां किसी भी स्टेट की। BS4 की गाड़ियां 11/26 तक का उन्हें समय दे दिया गया। हमारे पास पर्याप्त समय है। इसमें टेक्निकल स्टडीज भी आएंगी, इसमें साइंटिफिक स्टडी भी आएगी, इसमें ये भी प्रूव करने का, और ये गवर्नमेंट सक्षम है, ये CHPM सक्षम है ये साबित करने में कि व्हीकल पोल्यूशन का रोल कितना है। ये पोल्यूशन बहुत है, लेकिन अब आर्टिफिशियल रेन का भी सरकार सक्षम है कार्य करने में। सिर्फ बातों की सरकार नहीं है, हम समझते हैं। तो आर्टिफिशियल रेन का विकल्प आ गया, प्लस जो बाहर से पोल्यूशन वाली गाड़ियां आती है उनको रोकने का विकल्प आ गया। तो मैं समझता हूँ Euro 4 जिसके एमिशन नॉर्म्स, टेल एमिशन नॉर्म्स जिसपे इनका अटैक है, जिसपे इनका फोकस है, वो Euro 6 और Euro 4 के सेम है। वो तकनीकी स्टडी हम भी इनको प्रोवाइड कराने में सक्षम है और कामयाब होंगे, क्योंकि टेल एमिशन नॉर्म्स इसलिए सेम है कि दोनों ही व्हीकल, चाहे Euro 4 है चाहे Euro 6 है, वो Euro 6 का ईंधन डीजल इस्तेमाल करती है। तो हमें पर्याप्त समय मिल गया है। जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी सर, इस अमेंडमेंट में लिखा गया है कि दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियां जो हैं BS4, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ वही एंटर हो सकती है, मतलब किसी और स्टेट की BS4 अगर गाड़ी है वो एंटर नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने पूरा जो ब्लैंकेट ऑर्डर था Euro 4 बैन पे, उसमें दिल्ली से रजिस्टर्ड गाड़ियों को तो पहले से ही छूट दी हुई थी। अब उनको जो आवश्यक वस्तुओं वाली गाड़ियां BS4 से नीचे है उनको भी छूट देने की बात हुई है। और Euro 4 तो हमारे पूरे देश से हमारी दिल्ली में सामान आता है। दिल्ली एक अपने आप में ट्रांसपोर्ट का हब है, मटेरियल का हब है, पैसेंजर का हब है, हमारी कैपिटल है। बड़े गर्व के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पूरे देश से, साउथ से, ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट से गाड़ियां आती हैं, उन सबको राहत मिली और दिल्ली की सप्लाई पे, आवश्यक वस्तुओं पे, प्लस रोजमर्रा की चीजों पे, माल वाहक की गाड़ियों पे आगे रुकावट हटी है 1 साल के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से दिवाली है। यानी कि मैं कहना चाहूंगी कि साफ तौर पर दिल्ली रजिस्टर से कोई मतलब नहीं है, BS4 गाड़ियां आ सकती हैं, बिल्कुल एंटर करेंगे। हाँ, एक सवाल और है सर, सिर्फ ये जो रूल जो लागू हुआ है, ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पे या प्राइवेट गाड़ियां जो हैं BS4 वो भी आ जाए? इसमें केवल गुड्स व्हीकल थे, छोटे बड़े HGV, HMV, MGV, MMV ये सारे थे, लेकिन ये गुड्स व्हीकल थे। जो पैसेंजर व्हीकल पे ऑर्डर है वो 1/11/26 से है। अच्छा। तो इस दोनों ऑर्डर को इकट्ठा करके सरकार ने कुछ मन बनाया। कुछ सरकार की भी अपनी तैयारी, क्योंकि ये नई सरकार है, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ और पिछली सरकार की गलतियों को सुधारने में इनको काफी समय लगेगा। लेकिन ये दिल्ली की जनता को ध्यान में रख के चल रहे हैं, जिन्होंने इनको इतने वर्षों बाद चुना। हमारे रोजगार के साथ नाइंसाफी ना हो, इस बात को उन्होंने ध्यान में और संज्ञान में लिया और दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो। प्लस तकनीकी स्टडी और पढ़े लिखे तरीके से साइंटिफिक स्टडी अगर इसको सपोर्ट करती है कि व्हीकल पोल्यूशन या व्हीकल की आयु जो तकनीकी स्टडी के बिना पिछली सरकार, केजरीवाल सरकार खोप के चली गई थी, उस निर्णय में इन्होंने नकार दिया है। ये इन्होंने बहुत ही उत्तम, एक पढ़ी लिखी सरकार, एक समझदार, एक सुलझी सरकार वाला निर्णय लिया। इसमें किसी तरह की परेशानी आने का कोई चांस हमें आगे नजर नहीं आ रहा है। सर, BS4 गाड़ियों की बात तो हो गई, लेकिन BS4 गाड़ियों से जो नीचे वाली गाड़ियां हैं, क्या उनके लिए कोई कदम आपके द्वारा उठाया जा रहा है या उन गाड़ियों को भी वापस लाने की कोई मुहिम शुरू हो रही है? नहीं मैडम, हम सच बोले, सत्य बयान करें तो प्रदूषण के मामले में इस मुद्दे पे हम सरकार के साथ हैं। प्रदूषण कम होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। हमारे बच्चे भी इसी माहौल में पढ़ते हैं, हम खुद भी, हमारे सबके घर दिल्ली NCR में ही है, तो हम प्रदूषण में उनके साथ हैं। हर उस तरह का मानक मापदंड हम अपनाएंगे जिससे व्हीकल पोल्यूशन कम हो, परंतु सरकार से साथ के साथ ये आग्रह करेंगे कि इसके अलावा जो भी विकल्प है, इस सरकार को कोई साधनों की कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, और दिल्ली हमारी राजधानी है, वो डिजर्व भी करती है। सारी सरकार यहाँ, सुप्रीम कोर्ट यहाँ, सारी मिनिस्ट्री यहाँ, सारे VIP यहाँ, एम्बेसडर यहाँ, एम्बेसियां यहाँ। तो ये मापदंड, ये चीजें ध्यान में रखते हुए कोई भी मापदंड दिल्ली सरकार अपनाएगी, हम उसके साथ हैं। Euro 4 गाड़ी साइंटिफिक स्टडी के अनुसार Euro 6 के बराबर आती है, ये CHPM को भी मानना पड़ेगा। स्टडी उनकी भी रेडी हो रही है, हमारी भी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से रेडी हो रही है। इनकी कंपैरेटिव स्टडी करवा देंगे विशेषज्ञ को बिठा के। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को मानना पड़ेगा कि Euro 4 को उसकी लाइफ पूरी करनी दी जाए और बाकी जो मापदंड बचते हैं सरकार अपनाए। Euro 2 और Euro 3 के लिए हम नहीं लड़ पाएंगे। और उसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि Euro 2, Euro 3 गाड़ियां जो 8, 10, 12 वर्ष पुरानी हो चुकी हैं, उनकी लाइफ भी पूरी हो चुकी है। तो उन गाड़ियों के लिए लड़ना बेकार है। जिनकी लाइफ पूरी हो चुकी है, वो गाड़ियों का अगर
आगमन दिल्ली में रुकता भी है, तो मैं नहीं समझता, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नहीं समझती कि हमारे बिजनेस पे या आवाजावी पे या आवश्यक वस्तुओं की आगमन और ट्रांसपोर्ट पे कोई फर्क पड़ता है। तो हम उस निर्णय में सीएक्यूएम के साथ हैं, दिल्ली सरकार के साथ हैं। सर, कितनी परसेंटेज आपके पास ऐसी कोई परसेंटेज होगी, कितने परसेंट गाड़ियों को इससे लाभ मिलेगा, कितनी परसेंट गाड़ियां दिल्ली आती हैं, मतलब कितना प्रतिशत है जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो इससे खुश हो पाएगा इस फैसले के बाद? देखिए, नॉर्थ इंडिया की तो 70% आप कह सकते हैं, एनसीआर की 80% कह सकते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में आप इसको 50 से 55% कहीं भी कह सकते हैं। गाड़ियां 2021 तक भी रजिस्टर हुई जो यूरो 4 है, तो 20 के बाद अभी 5 वर्ष की लाइफ है। 5 वर्ष की लाइफ को हम आधी लाइफ ही मानते हैं, तो 80% गाड़ियों की नॉर्थ इंडिया में भी आधी लाइफ पेंडिंग थी, या मैं इसको आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। और बहुत से 17 लाख गाड़ियां तो हमने एनसीआर में और 100-150 किलोमीटर के रेडियस में नोट करी थी, जो तकरीबन इससे प्रभावित हो रही थी, और ये 17 लाख परिवारों की जीविका थी जिसपे ये तुगलकी फरमान अपना पांव रखने जा रहा था, और दोबारा मालिक से चालक बनने पे लोग मजबूर हो जाते। तो हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ही सुलझा हुआ निर्णय, बहुत ही तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा, दिल्ली में सप्लाई कम ना हो, हमारे रोजगार के साथ नाइंसाफ ना हो, और तकनीकी और साइंटिफिक स्टडी की सपोर्ट के बिना इस निर्णय को लागू ना हो, इस बात का दिल्ली सरकार ने, हमारे सीएम साहिबा ने, हमारे परिवहन मंत्री ने, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बहुत ध्यान रखा। और विशेष रूप से हम मनजिंदर सिंह सिरसा का एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस बात को, स्टडी को समझा और बहुत तरीके से इसका निर्णय लिया, और बाकी विकल्पों की तरफ भी पूरा ध्यान रखा, क्योंकि वेहिकुलर पोल्यूशन का परसेंटेज योगदान इतना ज्यादा नहीं है जितना शोर मचा हुआ है। बिल्कुल। हम इसकी पूरी स्टडी आपको 3 महीने में पेश कर देंगे। ठीक है सर, एक सवाल सर आपसे और है, क्या आपके पास, मतलब आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हैं, सबसे बड़े मतलब प्रेसिडेंट हैं आप एएमटीसी के, आपके पास ऐसा कोई सुझाव है फिर भी कि BS3 और BS2 गाड़ियों में कुछ बदलाव हो सकते हैं जिससे जो गाड़ियां हैं वो चल पाएं? तो सबसे बड़ा मैडम सुझाव ये है कि हमारी एक बहुत पुरानी डिमांड है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसको ट्रांसपोर्ट की बैकबोन कहा जाता है, जो ट्रांसपोर्ट की अर्थव्यवस्था में शायद एक्साइज के बाद 2nd नंबर के हाईएस्ट टैक्स पेयर है हम, हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और कोई हमारे यहाँ इवेशन भी नहीं मिलता, जिनको मिलता है उनको बहुत भारी पेनल्टी देनी पड़ती है। तो हमें एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, हमारे लिए एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाई जाए। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाना बहुत जरूरी हमारे लिए काम है। ये जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की हमारी डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से, दिल्ली सरकार से, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है बहुत पुरानी है। तो हम एक बार पुनः धन्यवाद करेंगे कि अब संज्ञान में लाके इसमें इन्होंने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का विषय उठाया है, क्योंकि हमारे लिए ये जो फ्यूल चेंजेस है या नॉर्म्स चेंजेस है, ये हमारा शौक नहीं है, रोजगार है, और ये आदेश है, चाहे वो कोर्ट का आदेश हो चाहे सरकार का, और ये दिल्ली और एनसीआर और नॉर्थ इंडिया और बाकी हिंदुस्तान की जनता की सेहत के हित के लिए है। तो एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बना दी जाए, एमिशन नॉर्म्स, मास नॉर्म्स फिक्स कर दिए जाए, समय रहते जिस गाड़ी को जो लेख दी गई है वो पूरी करने का मौका मिले, वो इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अधीन ही संभव है। तो हमारे लोगों का जो लोन खड़ा है, किसी ने घर बेच के लिया, किसी ने घर गिरवी रख के लिया, किसी ने वाइफ के गहने रख के लिया, हर बंदे के पीछे एक स्टोरी है, हर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, एक पर्दे के पीछे एक पूरी कहानी है। तो उसको सरकार संज्ञान में ले। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, हमारी लाइफ ऑफ व्हीकल के ऊपर एक पॉलिसी बनाए, ताकि लोगों को जो इन्वेस्ट करें उन्हें ये मालूम हो कि हमारे को ये परमिट, लाइसेंस, आरसी मिल रही है, रजिस्ट्रेशन ये कितने वर्ष के लिए मिल रही है। हमारे साथ ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है कि हम 1 साल पहले जो गाड़ी अपने रजिस्टर कराई, जिसकी लाइफ 10 साल है, उसको 4 साल में बंद कर देने की कोई घोषणा आ जाए या कोई आदेश आ जाए, तो हमें लीगल बिजनेस से हमारे को गलत तरीके से बेरोजगार किया जाता है। इसके लिए हमारी प्रार्थना है कि सरकार ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाए, और हम धन्यवाद करते हैं मोर्थ, हमारी जो नोडल मिनिस्ट्री है उसने अभी इसको शीघ्र ही तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लिया है। ये हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बहुत पुरानी एक डिमांड है। सर, आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप ट्रांसपोर्टर से या ड्राइवर से कोई ऐसा मैसेज उन्हें देना चाहते हो जो इस फैसले के बाद काफी ज्यादा खुश हैं, या फिर कुछ खफा भी होंगे जिनके पास BS3 गाड़ियां हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हो? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जिनके पास BS3-2 गाड़ी बच गई है, चाहे वो एनसीआर में चाहे एनसीआर से बाहर है, उनकी अब मदद नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। परंतु उनको हम कहेंगे वक्त के रहते रहते, जैसे समय का पहिया चल रहा है, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, सरकारी फैसलों में प्रदूषण को लेके, हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेके,
हमारी मिनिस्ट्री, हमारे प्रधानमंत्री की सोच को लेकर रिफॉर्म्स आ रहे हैं। हमें ग्लोबल जो नॉर्म्स है उनके साथ मीट करना है। हमें भी अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए। हमें बहुत पुरानी जो गाड़ियां हैं उन पे अब डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार कोर्ट हमें निर्णय देती है कि हमें गाड़ियां बदलनी है, अपनी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए रिफॉर्म्स लाने हैं, वो उसके साथ मैच करने की कोशिश करें। अब वो पुराना जमाने की बात को छोड़ के आज की जो नई जनरेशन का एक पीरियड चल रहा है, अपने आप को समय के साथ चलाना, अपने आप को अभी के नॉर्म्स के साथ मैच करना और अपनी गाड़ियों से लोगों को बीमारी राह फैलने देने का निर्णय लेना, प्रण लेना, एक संकल्प लेना, उसमें हमारे साथ जुड़े। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और हमारी दिल्ली की सभी संस्थाएं इसके लिए कार्यरत हैं और अपना वचनबद्ध हैं और सभी ऑपरेटरों को अपील करते हैं कि 1 वर्ष का जो समय मिला है इसमें अपनी कार्य प्रणाली और अपने फ्लीट में भी बदलाव लाने का पूर्णतः कोशिश करें। और आप BS4 गाड़ी मालिकों को शायद दिवाली का तोहफा कह सकते हैं कि एमटीसी की तरफ से भी आया, सरकार की तरफ से। बिल्कुल, आपने हमारे मुंह की बात रखी। जो BS4 के मालिक जिनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, जिनके रोजगार पर गलत तरीके से अटैक हुआ था, जिनको लीगल बिजनेस से बाहर किया जा रहा था, जिनको उनके रोजगार से वंचित करने के लिए गलत फैसला एक पिछली सरकार का था, उस फैसले को दिल्ली सरकार ने दुरुस्त करके एक रोजगार चलाया। एक हमारी जो रोजमर्रा की सुचारू रूप से जिंदगी दिल्ली NCR में चल रही है उसमें रोक या बाधा लगने से रोकी और हमें मौका और 1 साल दिया कि अपनी गाड़ियों को बदल सकें। और दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आने वाले समय में या तो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिट्रोफिटमेंट की पॉलिसी लाएं, क्योंकि हम दिल्ली सरकार को ये समझाने में कामयाब हुए कि धुआं जो देती है वो टायर या बॉडी नहीं देती। धुआं हमारा सिर्फ फ्यूल पंप या इंजन से आता है। उसकी रिट्रोफिटमेंट जो भी सरकार जिनको अप्रूव करेगी रिट्रोफिटमेंट की एजेंसीज को, उसका जो भी खर्चा है वो ट्रांसपोर्टर उठाएगा। परंतु 50 लाख की गाड़ी या 40 लाख की गाड़ी को स्क्रैप करने से 2-4 लाख खर्च करके इनके मापदंड को मीट कर सकें, इनकी जो एमिशन नॉर्म्स है उसके अनुसार हम गाड़ियां चला सकें, तो ये बहुत ही बेहतरीन और विन विन सिचुएशन का फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि ये नया जो नियम है कैसे लागू होगा और इसमें क्या क्या बदलाव हैं, जो शायद मुझे लगता है कि हमारे ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर भाई जो हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो डॉक्टर सब्रवाल सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए और हमें समझाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं आज के शो का विराम यहीं करना चाहूंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। मैंने आपको ज्यादा टाइम तो नहीं लिया अभी? कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे अभी भी। सॉरी सर। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, कोई नहीं, जो करना था वो करना ही था। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। यार ये मैं स्टॉप कर दूं, देखना, और मैं किए कराए पे पानी फेर दूं। हाँ, उन्होंने कैंसिल कर दिया वहाँ से। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। ये स्टॉप करना है। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं।